करीब हमने पेशियां भुगती जाली मुकदमों के अंदर। 5 साल से हम अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, तो अब बहुत हो गया। थोड़ा टाइम आज नैब ने खुद ही मांग दिया है। वो नैब जो रोजाना की बेसिस पे मेरे केस को चलाना चाहती थी और जो रोज अदालत में दरखास्त देती थी कि मरियम को या गिरफ्तार किया जाए या रोज उसके केस को अदालत में रोजाना की बुनियाद पर सुना जाए, आज वो पता नहीं किस नामोशी से मैं उनका चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन मैं क्योंकि पीछे बैठी हुई थी तो वो चेहरा नहीं देख सकी। आज उन्होंने खुद 2 हफ्ते मांगे। आज तक कोई ये नहीं कह सका कि उस ऑडियो की आवाज चीफ जस्टिस की नहीं है। जो चीफ जस्टिस ने सजा दिलवाई, अदालत ने मुदाखलत करके नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज को कम अज कम सजा तो खत्म करें। सारी वीडियो एक जाली साबित हुई और इसका वाहिद मकसद ये है कि जुडिशरी को आप दबाव में लेके आए। अगर हमने ऑडियो बनाई है, एफिडेविट बनाया है, बिल्कुल सजा दें। अगर एफिडेविट में जो बात है वो सच्ची है तो फिर साकिब निसार साहब को सजा मिलनी है। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी और सियासी जमात ने इस तरह की हरकतें की हों जिस तरीके से ये PMLN का मरियम नवाज ग्रुप जिस तरह की हरकतें कर रहा है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज कल विद मोहतशम तरीन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क की सियासत एक बड़े अजीब और बड़े गंभीर दौराए पे चली गई है और इस पे अभी बहुत सारे लोगों से जब डिस्कशन होती है तो वो इसका कोई एंड नहीं तसव्वुर कर रहे कि ये कहाँ जाके रुकेगी। जिस स्पीड के साथ चेंजेस आ रही हैं उस पे तवक्को की जा सकती है कि ये जो इसका एंड है वो बहुत ही भयानक होगा, बहुत ख़तरनाक होगा और इसको अभी यहाँ पे रोकना चाहिए। अगर यहाँ पे इसको नहीं रोका गया तो हालात बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं किसी भी एंड पे। अभी इस पे जो एक नुक्ता नज़र है वो ये है कि वो कहते हैं कि ये अपोजिशन सारी चीज़ें ये प्लान कर रही है, सारी चीज़ें सीक्वेंस में आ रही हैं ताकि वो अपने ऊपर जो केसेस हैं उनसे बरी ज़िम्मा हो जाएं, बाइज़्ज़त बरी हो जाएं और अवाम में ये तासुर दें कि जी हमारे ऊपर ये केसेस फ़ेक बनाए गए और इसमें फ़ेक बनाने में इसमें अदलिया को इन्वॉल्व किया गया, इसमें इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व किया गया, इसमें और बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया गया। और हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। वो कहते हैं कि जी आपके जो केसेस बनाए गए हैं वो हमने नहीं बनाए, पीपल पार्टी पे केसेस नून लीग ने बनाए, नून लीग पे केसेस पीपल पार्टी ने बनाए, तो आप अपने जो केसेस हैं उनका आज़ाद अदलिया है वहाँ आएँ, अपने आप को सबूत दें, अपने केसेस को क्लियर करवाएं और बाइज़्ज़त अपने घरों में जाएं। तो ये एक सिनेरियो है जिसमें ऑडियो वीडियो आजकल लीक्स चल रही हैं। कभी किसी की ज़ुबैर साहब की वीडियोज़ आ जाती हैं, कभी एफिडेविट आ जाता है, तो कभी चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक हो जाती है। तो ये अभी सिलसिला चलता रहता है। मरियम साहबा की भी एक ऑडियो जो है वो लीक हो चुकी है जिसमें वो मीडिया के मखसूस एक ग्रुप है, चैनल्स हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि जी इनको ऐड नहीं देनी। जब वो वज़ीर आज़म हाउस में होती थी और वो मुख्तलिफ इंतज़ामी अमूर को देखती थी, तो ये एक चल रही है। इधर से एक वीडियो ऑडियो लीक होती है तो उधर से एक ऑडियो लीक हो जाती है। तो ये सिलसिला चल रहा है, ये ख़तरनाक है, इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। इस पे आज गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने पैनल का तारुफ करवा दूं। हमें ज्वाइन किया है PMLN से सैयदा ज़हरा बुखारी साहबा ने। मैं आपको वेलकम करता हूं ज़हरा बुखारी साहबा। और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल पार्टी से अब्दुल कदीर नागर साहब ने। अब्दुल कदीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमें ज्वाइन किया है जी, हमें ज्वाइन किया है राना मसूद अहमद साहब ने जी। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, आपको भी वेलकम करता हूं जी प्रोग्राम में। जी वेलकम जी। सैयदा ज़हरा बुखारी साहबा, ये ऑडियो आप लीक्स हो रही हैं ये साकिब निसार साहब की, और उसके बाद इसको कैसे देख रही हैं? ये बेसिकली तो अहमद नूरानी साहब ने ये इसको अपनी वेबसाइट पे शेयर किया और एक कंपनी से उन्होंने इसका फ्रांसिक भी करवाया। वो कंपनी जब उसका ऑडिट किया गया तो वो 13 साल पुरानी कंपनी है और ये एक ही रिव्यू उसका पड़ा हुआ है और ये कोई इतनी अथेंटिक नहीं है। लेकिन इसका जब इधर पाकिस्तान में बैठे लोगों ने इसका ऑपरेशन किया इस ऑडियो का, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आप इस ऑडियो लीक को कैसे देख रही हैं? जी बिल्कुल, साकिब निसार साहब की ऑडियो टेप को जाली करार देकर जस्टिस शौकत सदीकी
जस्टिस राना शमीम और जज अरशद मलिक को किस तरह साबित करेंगे ये लोग? क्या साकिब निसार को नेक नीयत साबित करने के लिए हाईकोर्ट के जजेस को ही बदनीयत साबित करना पड़ेगा? 3 दफा के वजीर आजम और 2 दफा के वजीर आला रहने वाले लीडर का दामन इतना साफ हो गया जाली टेप के बाद कि तमाम इदारे आईनो कानून और अपने हल्फ का जनाजा निकाल कर भी कुछ साबित नहीं कर सके अभी तक। और फिर ये भी बात सामने आ रही है कि जिस तरह से ये फॉरेंसिक की आपने बात की कि जहाँ पे इस ऑडियो टेप को भेजा गया फॉरेंसिक के लिए, अभी तक वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो इस चीज के भी इंकशाफात कर रहे हैं कि उनको करोड़ों रुपए की ऑफर भी आ रही हैं कि वो अपना फैसला बदल दें। ये कैसा निजाम है? अच्छा जरा सा कभी फॉरेंसिक टीमों को प्रेशराइज किया जाता है बेसिकली आवाज। अच्छा ज़रा साहब, ये एक जो मारूफ पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा है वो ये जा रहा है कि जी आप जब इस तरह के चीज़ें मीडिया पे या दूसरी जगहों पे आप इसको लॉन्च करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें लॉन्च होती हैं, तो उससे बेहतर नहीं है कि जी सीधा सीधा कोर्ट में जाके तो ये चीज़ें प्रूफ की जाएं, प्रोवाइड कर दी जाएं? जैसे जज अरशद मलिक की वीडियो आई थी तो उसमें एजाज आसन साहब ने बड़ा क्लियर कट किया था कि ये अगर वीडियो आप कोर्ट में लेके जाएं तो बहुत जल्द जो है ना जी वो मियां साहब बरी हो जाते हैं। तो ये कोर्ट में क्यों नहीं लेके जाती मुस्लिम लीग नून ये लीक ऑडियो को या एफिडेविट को लंदन में दिया? आपको भी कि अपनी आवाज से इनकारी होने तक मलने के बजाय वो नवाज शरीफ के हक में, क्योंकि पहले जो 3 आना चाहिए प्रोग्राम चल रहा है उसमें होना चाहिए जी। सच होने की तस्दीक साकिब निसार की ऑडियो टेप से हो गई है तो कानून सबके लिए बराबर है। तो साकिब निसार साहब अब मुल्जिम है और साकिब निसार साहब मीडिया पर सफाई देने के बजाय खुद को कानून के हवाले करके तहकीकात का सामना करें। नहीं ज़रा साहब, आप वकील हैं, आप देखें ना, एक एविडेंट है, एक एविडेंस आया हुआ है, तो वो एविडेंस आप कोर्ट में जब तक पेश नहीं करेंगे तो कोर्ट इटसेल्फ उसको उस एविडेंस को कैसे अपनी प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व कर सकता है? देखिए जी, हमारी तरफ से तो इसमें कोई शुबा नहीं है, जिस तरह से वो कहते हैं, डिनाई करते हैं बार बार। इस तरफ से तो नहीं, आपके किसी भी केस में ये ऑडियो तो एज अ प्रूफ तो पेश नहीं की जा रही, ना एफिडेविट पेश किया जा रहा है जो राना शमीम साहब का है, वो भी तो कोर्ट में तो पेश कहीं भी नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के जो मरियम बीबी हैं या हमजा शहबाज हैं या शहबाज शरीफ हैं या नवाज शरीफ हैं, इनकी तरफ से तो कोई पिटीशन नहीं फाइल की गई इन चीजों को बेस बना के कि ये देखें जी ये इसमें अदलिया इन्वॉल्व थी, लिहाजा हमें हमारी सजाएं सारी खत्म की जाएं और हमें बाइज्जत बरी किया जाए। एफिडेविट को तो कहा जाइएगा की तरफ से, और खास तौर पे मैं नाम लूंगी हसन भोन साहब का जी जी करंट अफेयर, कि उस एफिडेविट की तो कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। क्या आप या मैं या कोई भी आम शहरी ये बात मान सकता है कि एफिडेविट की कोई भी ठीक है, ये बात हम मान सकते हैं? ठीक है। अच्छा, मैं जरा अब्दुल कदीर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको अब्दुल कदीर साहब? सर आवाज आ रही है लेकिन मेरे पास वीडियो वो नहीं आ रही है, उसके मोबाइल पे नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं वो आप उसका वो लिंक बताते हैं प्रोड्यूसर साहब आपको दूसरी लाइन पे। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आप अभी आपकी पार्टी ये जो अभी ऑडियो लीक्स हो रही हैं इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है जी? दोबारा बताइएगा सर। मैंने कहा ये जो अभी साकिब निसार साहब की ऑडियो आई हैं या ये एफिडेविट लंदन से आया है राना शमीम साहब का जो साबिक चीफ जज हैं गिलगित के, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है कि जी आप इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया अच्छा साहब, पहले तो मैं सिटी न्यूज का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वक्त दिया। सर एक्चुअल बात ये है कि अभी मौजूदा जो सूरत हाल है और उसमें चीफ जस्टिस शमीम साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट
शाकिब निसार साहब का जो ऑडियो लीक हुआ है, तो उस हवाले से यकीनी बात है कि पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर कोई चीज नामुमकिन नहीं है। हमारे पास हमने इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब के जो पिछले जो जज थे जिन्होंने उनको कन्विक्ट किया था, उनकी भी वीडियो आई थी। फिर उसके बाद और भी कुछ चीजें ऐसी चली है। तो ये इसमें यकीनी बात है कि कुछ ना कुछ सिस्टम जरूर है कि जो ऑडियो का भी आज ही मैं देख रहा था, वो एक निजी चैनल का, उसमें था कि जी अमेरिकन कोई फॉरेंसिक सिस्टम है कि उसने उसको एड किया और बाकायदा उसको अटेस्टेड किया कि जी ये जो वीडियो है या ऑडियो है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साबिक शाकिब निसार साहब की, तो उसमें वो कवर हुआ है और वो उन्होंने उसको तस्दीक की है कि जी वो जेन्युइन है। और दूसरी बात उनका जो एफिडेविट की बात है, तो वो भी यकीनी बात है कि उन्होंने जो कुछ कहा है और एफिडेविट एक सामने आया है। तो मैं ये समझता हूँ कि वैसे बेहतर तो ये होना चाहिए कि जो जिस वक्त जो चीज हो तो उस वक्त अगर उसको शो किया जाए या सामने लाया जाए, और इतना अर्सा गुजरने के बाद वो चीजें आती है तो वो उसमें थोड़ा शक व शुबात पैदा होते हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल यकीनी बात है कोई चीज है तो उसके पीछे अब मैं तो ये कहूंगा कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी जो पर्दादारी है। और यकीनी बात है कि एक ऑडियो और एक एफिडेविट का आना, तो वो एक सिस्टम के हवाले से और जो मौजूदा जो सेटअप है उसमें ये इन चीजों से थोड़ा सा मुल्क में एक और आवाम में लोगों में एक बेचैनी सी है। तो मैं समझता हूँ कि इस ऑडियो को और ये जो एफिडेविट है इनको वाज़े तौर पर ये क्लियर होना चाहिए और वाज़े होना चाहिए कि इसमें कौन लोग मुलविस है। और अगर हकीकतन ऐसा है कि इन लोगों की तरफ से ये ऑडियो और एफिडेविट जो सामने आया है और वो हकीकत पर मबनी है और वो ऑडियो की कंफर्मेशन होती है कि जी वो हकीकी है, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग भी इसमें शामिल हो या अगर झूठी ऑडियो पेश की गई है तो उसमें जो लोग शामिल हो तो उनको जो ना करारे वाकई सजा होनी चाहिए, उनके अगेंस्ट कोई ना कोई फैसले होने चाहिए। और अगर वो लोग जिनकी ऑडियो आई है और अगर वो उसमें मुलविस है और ऐसी ऑडियो पेश की गई है जो कि हकीकत पर मबनी हो, तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं या जिनका इसमें शेयर्स है तो वो उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ एक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा अब्दुल करीम साहब, आपने दो पॉइंट्स किए, मैं आपसे दो इसमें करना चाहूंगा। एक पॉइंट तो आपने रेज किया कि जी ये 2018 की जस्टिस राना शमीम साहब बात कर रहे हैं, जब वो कहते हैं कि जी मेरे सामने उस वक्त के चीफ जस्टिस शाकिब निसार साहब ने फ़ोन किया और अपने रजिस्ट्रार को, और वो बाकी सारी चीज़ें वो सारी वो एफिडेविट में कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो ये 2018 से 2021 तक खामोश रहने की वजह जो आप कह रहे हैं कि जी कोई इसमें उसी वक्त हो जाना चाहिए था, तो इसमें क्या समझ आती है कि ये क्यों डिले किया गया? सर मैंने ये याद की कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि कई मौकों पर बहुत सारी चीजें वक्त पर सामने नहीं आती हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ था, अब मैं समझता हूँ कि यकीनी बात है दो चीजें हो सकती है इसमें, कि या तो इसको वक्त पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि जी कि इसमें इसके पीछे कुछ ना कुछ अवामिल या कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसको इस्तेमाल कर रही हैं और अपने मफादात के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा हो। और दूसरी बात है कि अगर हकीकतन ये चीज देखी जाए और अगर 2018 में जब ये वाकया हुआ और 2018 में डायरेक्शन दी गई, तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को शमीम साहब को इतना डिले नहीं करना चाहिए था। तो इससे क्या होता है कि एक शक व शुबात पैदा होते हैं कि 3 साल तक खामोशी रखी गई और अचानक वो चीजें लाई गई सामने। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो वो उसको उसी वक्त आना चाहिए। अगर कोई सच्चाई है तो वो भी सामने आए और अगर इसके पीछे कोई अवामिल है तो वो भी सामने आने चाहिए, ताकि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के लोगों को हकीकत सामने आए, ताकि पता चल सके कि इस वक्त कौन इसको गेम कर रहा है या कौन इसको इस्तेमाल कर रहा है, या हकीकत ये है तो फिर उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिन लोगों ने ऐसे अमल किए हैं। ठीक है, ठीक हो गया। राना मसूद साहब,
ये अभी हमारी डिबेट आप सारी सुन रहे हैं, हमारी राना शमीम साहब का जो एफिडेविट है उस पे आया। अब्दुल कदीर साहब ने एक पॉइंट रेज़ किया कि 2018 में ये जब हुआ, ये वाक़या हुआ, तो उसमें वो आई विटनेस थे राना शमीम साहब, वो उस वक्त चीफ जज थे। तो मैं एक सिनेरियो रखता हूँ कि एक सिटिंग चीफ जज अगर वो उस वक्त इस पॉइंट को एज अ चीफ जज हाईलाइट करता कि जी मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये बातें की हैं और मैं इसका विटनेस हूँ, उस वक्त उस सिनेरियो में उस बात की कितनी वेटेज होती। और अब जब 3 साल गुजर गए, वो रिटायर हो गए और लंदन में जाके एक एफिडेविट देते हैं, अब इसकी कितनी वेटेज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया सिंह भाई। इस पॉइंट पे ना जी मैं एग्री करता हूँ अब्दुल कदीर साहब के साथ। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसका मुआवजा किया। देखें, इल्ज़ाम लगाना अलग बात है और साबित करना अलग। अगर किसी के पास इस ऑडियो का कुछ सबूत है तो वो अदालत में पेश करे। तो ये एक बड़ा इल्ज़ाम है हमारी अदलिया पे लगाया गया। हम नहीं समझते कि एक जज, एक चीफ जस्टिस इस तरह की कोई हरकत कर सकते हैं। तो बाकी अब राना शमीम साहब को देख लो, आप जैसे कह रहे हैं कि 3 साल बाद इन्होंने अपने इस कहानी को खोला है। अगर तब ये करते तो ये ओनली समझा जाता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, या उस वक्त वो जवाबदेह भी थे साकिब निसार साहब। अब ये प्लान बना है लंदन में जाके, या इसकी क्या अंदरूनी कहानी है, तो ये तो अब इसको पेश करना चाहिए कोर्ट में, इसका सबूत। हाँ जी राणा साहब, उस वक्त जब वो चीफ जज थे राना शमीम साहब, और वो बेसिकली कानूनी नुकात को बड़ी अच्छी तरह समझते थे। उनको सब चीज़ों का, एक आम आदमी, एक स्कूल टीचर उठ के कह दे कि ये मुझे तो आइडिया नहीं था जी कानूनी बारीकियों का और कोर्ट प्रोसीडिंग्स का नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने इस इश्यूज़ को कहाँ पे हाईलाइट करना है, या इस इश्यूज़ के लिए मैंने प्रोसीडिंग कैसे करनी है, कौन सा कुंडा जो है ना जी वो नॉक करना है। तो वो तो चीफ जज को तो सारी चीज़ों का पता था, बिल्कुल। तो वो उस वक्त उसने हाईलाइट नहीं किया। यही बात मैं कह रहा हूँ ना जी। देखें, अगर आप अब अगर हुकूमती अरकान इसको डिफेंड करते हैं तो ये कहेंगे जी कि ये इनको मतलब क्यों डिफेंड कर रहे हैं, शायद इनमें कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन अब आपने बात सारी वाज़ा कर दिया है कि 3 साल पहले उसका कोई और सिनेरियो जाना था, और अब लंदन में जाके ये एफिडेविट देते हैं और फिर आपके सामने है सारे हालात। ये क्या कहानी है? अच्छा, ये आज अभी पीटीएम राणा साहब एक्टिव हो रही है, कोई मेरे ख्याल में अभी तो गिनती में भी नहीं आ रही कि जी 3री दफ़ा हो रही है, 4थी दफ़ा हो रही है, या 5वीं दफ़ा एक्टिव हो रही है। तो ये आप महंगाई को क्यों नहीं कंट्रोल करते जी? ये महंगाई का बार बार इशू बना के तो ये फिर सड़कों पे आ जाते हैं, धरना और लॉन्ग मार्च, ये आपको काम नहीं करने देते। तो आप ये महंगाई वाला इशू ख़त्म ही कर दें जी, चैप्टर सारा ही। देखें तो ये साहब पीटीआई के शोज पहले देखे जा चुके हैं, सारे फ्लॉप हुए, सामने मुस्तरद कर दिए। अब ये गालबन सीजन 4 है जी। ये सिवाय चंद लोगों के सर्दी लगवाने के कुछ हासिल नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि इनमें कोई ऐसी तरीकाकार नहीं है। अब आप देख लें, अगर इमरान खान साहब ना होते, उनकी हुकूमत ना होती, तो क्या ये बिलावल साहब छोटे भाई होते या मरियम बीबी बड़ी बहन होती? तो ये सारे मामला तो बस ऐसे ही हैं जी, इन्होंने हुकूमत दर हुकूमतें की हैं। अब इनको चैन नहीं आ रहा अपोजिशन में बैठ के, तो ये कौन सा इनको अवाम का दर्द है जी? ये अवाम का दर्द तो इनको अच्छा, इनको तो नहीं है राणा साहब, आप ही अवाम का दर्द महसूस कर लें। जो माफिया बैठा हुआ है, मंडियों में बैठा हुआ है, मार्केट्स में बैठा हुआ है, ये अब आप खुद ही ख्याल कर लें अगर ये नलायकी कर रहे हैं तो अपोजिशन वाले। नहीं, ये देखें जी, जो हकीकत है वो मैं जरूर करूँगा। महंगाई जरूर हुई है, हम भी इसी मुल्क पे बासी हैं, इसी में रहने वाले हैं। इस पे कंट्रोल अब इंशाल्लाह होगा, अल्लाह खैर करेगी, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। सिनेरियो फिर वही जाता है पिछले हुकूमतों के नालायकी का, नाअहली का।
तो अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह नहीं बेहतर होगा। राणा साहब, वो तो आप कर्जों की बात कर सकते हैं, वो आप दूसरे इश्यूज पे बात कर सकते हैं। ये जो बाकी है, मतलब ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, और वो महंगी कुछ फैक्टर हैं इंटरनेशनल फैक्टर्स, उसको तो हम एक साइड पे कर लेते हैं, उसकी तो बात ही नहीं करते कि जी उसमें आप लोगों का कसूर नहीं। आप कहते हैं कि जी वो इंटरनेशनल फैक्टर है, जी वो ऑयल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया, तो वो तो इंटरनेशनल रेट से हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। वैलिड पॉइंट है जी, फेयर इनफ, हम आपकी दलील मान लेते हैं, आप एक साइड पे कर लेते हैं। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो तो कंट्रोल की जा सकती हैं। वो तो आपकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट्स कंट्रोल कर सकती है, डिवीजनल लेवल पे मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है, जो नहीं कर रही। जिसको आप ब्यूरोक्रेसी का नाम दें, जिसको आप जो भी नाम देना चाहें, आपने लोकल बॉडीज इलेक्शन टाइम पे नहीं करवाए, वो आपको डिसएडवांटेज आ रहा है, जिसकी वजह से ये लोकल मैनेजमेंट आपकी ठीक हो जाती। ये देखें, हमारे सारे अदारों को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज़ाद करने की कोशिश की, आज़ाद रखा। उन्होंने आते ही ये भी बयान दिए कि कोई सियासतदान ब्यूरोक्रेसी में मुदाखलत नहीं करेगा, उनको प्रेशराइज नहीं करेगा। अब ब्यूरोक्रेसी हमारा एक मजबूत अदारा है, इनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही है, और ये मामला तो DCO साहबान, AC साहबान के साथ हम मिलके करते हैं इंशाल्लाह, महंगाई पे कंट्रोल के। और महंगाई इंटरनेशनली आपको पता है कि कोरोना की वजह से हुई है। नहीं, वो तो राणा साहब वो वाली महंगाई को तो हम एक साइड पे कर रहे हैं ना जी। ये जो आपकी लोकल मार्केट्स में, गला मंडी में और ये फ्रूट मंडी में, सब्जी मंडी में, ये जो माफिया बैठा हुआ है, जो जखीरा अंदोज माफिया बैठा हुआ है, तो ये कंट्रोल नहीं हो रहा ना जी आपसे। नहीं, कंट्रोल तो हो रहा है। अब डेली देखे ना वहाँ पे, अब ये ताजर हजरात जो हैं, इन पे कितने हम डेली के पर्चे दें, या ये DC साहबान, AC साहबान, इनके पास जाते हैं, छापे मारते हैं। अब रिसेंटली खाद का सीजन है, जो इस पे ये माफिया ने महंगाई की है, खाद महंगी की है, तो इस पे भी डे बाई डे DC साहबान, AC साहबान जा रहे हैं और आवाम को वहाँ पे मौके पे खाद फराहम कर रहे हैं जिनको चाहिए। तो ये महंगाई एक्चुअली माफिया जो है ना, इन पे कंट्रोल चाहिए, तो ये इंशाल्लाह इसकी कोशिश कर रहे हैं जी। राणा साहब, अभी आप कोशिश कर रहे हैं माफिया को कंट्रोल करने की, आपका तीसरा साल खत्म हो गया है, चौथा साल शुरू है आपका। एक घर अगर खराब हो जाए ना, उसको कुछ ठीक करते करते टाइम लगता है। नहीं राणा साहब, वो उसको ठीक करने के लिए जब आप खान साहब हुकूमत में आने वाले थे, उस वक्त उन्होंने नहीं कहा था कि ये 30-35 साल खराब इदारे हैं और मुझे 8-10 साल लगेंगे इनको ठीक करने में, मुझे आपने 8-10 साल देने हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन वो हमें इतना पता नहीं था कि इतना ज्यादा ये इन्होंने। राणा साहब, ये भी पॉइंट आपका वैलिड नहीं है। आप KPK में 13 से 18 तक हुकूमत कर चुके थे। KPK में आपको गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस हो चुका था, आपको पता था कि इदारे क्या करते हैं। नहीं, आप देखें ना, आपको एक्सपीरियंस हो गया ना जी राणा साहब, आपको KPK में एक्सपीरियंस हो गया। ब्यूरोक्रेसी किधर किधर आपके रुकावट पेश करती है, माफिया किधर किधर काम करता है। वो 5 साल आपकी लर्निंग के थे, वो आपने लर्न कर लिया, आपको पता लग गया कि जी कहां कहां से मार पड़ेगी। ठीक है, खान साहब जैसे कहते हैं ना कि वो खिलाड़ी हैं, तो वो माफिया क्या है, इनको डिफेंड कौन करता है, ये भी आप देखें ना। जो भी डिफेंड करता है, जो भी डिफेंड करता है, देखे ना जी, डाकू को डिफेंड करने वाले तो बहुत सारे बंदे होंगे ना जी। आप लोगों का तो काम ये है कि जी वो जो बंदा बैठा हुआ है वो उसको थ्रेट में आई ना, वो डाकू को डिफेंड करने वाले को भी पकड़ ले। सही, ये आप देखें ना, अब ये 11 जमातें जो मिली हुई हैं, आप ये देख लें, इनमें कौन बंदा ऐसा है जो अवाम का दर्द लेकर चले हुए हैं। ये सर्दियों में ये लोग तो जनाब अपना गर्मियों में AC में रहने वाले, सर्दियों में हीटरों में रहने वाले, इनको कौन सा ये अवाम का दर्द खाया जा रहा है। ये मुल्क को ठीक करने के लिए क्या निकल रहे हैं, आप जरा चेक कर लें। ये 11 के 11 जो हैं, तो ये किस लिए निकल रहे हैं जी, किस लिए निकल रहे हैं? ये इक़्तिदार की भूख है जी, और क्या। इलेक्शन भी नजदीक है। अब ये चीफ जस्टिस वाला मामला देख लें, आपने खुद ही कह दिया कि ये 3 साल पहले अगर वो जज साहब लाते तो ज्यादा वैलिड होता। तो अब ये ला रहे हैं लंदन में जाके, ये क्या कैसे शुरू हुआ आप बेहतर जानते हैं। तो अब ये कार ही खेला जा रहा है जी, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हम लोग इक़्तिदार भूल जाते हैं, मतलब अपनी सियासत के लिए अपने मुल्क की अदलिया को बदनाम कर रहे हैं। अगर ये गलत है तो ये हम भी इसको डिफेंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये इल्जाम लगाया गया है तो इनको कैफे कलदार तक पहुंचाना चाहिए।
ठीक हो गया, आपको पॉइंट आ गया जी। सही है। ज़ारा बुखारी साहब, ये राना मसूद साहब कहते हैं कि जी आप लोगों का आवाम का दर्द नहीं है, आप इक़्तिदार के लिए निकल रहे हैं, इस वक्त सड़कों पर निकल रहे हैं और अदलिया को बदनाम कर रहे हैं। आप इक़्तिदार में आने के लिए, अपने केसेस को ख़त्म करवाने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं अदलिया को, अपने मुल्क की अदलिया को बदनाम कर रहे हैं, अपने इदारों का नाम लेते हैं आप लोग। मैं आपकी पहली बात का जवाब दूंगी। जी ज़ारा बुखारी साहब जी, मैं राना साहब की पहली बात का जवाब कि ये नून लीग जो है, आपके मेरे ख्याल में ये बुखारी साहबा की आवाज नहीं आ रही। जी बुखारी साहब की मेरे ख्याल में कोई वॉइस का कोई जी अब बेहतर है। जी बेहतर है। खिताब करते हुए जस्टिस साहब ने ये फरमाया था कोई नहीं बन सकती। उसी साबित हो गई कि जब नवाज वो होनी थी वीडियो लिंक के थ्रू, और उस दौरान ही मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई। तो ये जो वीडियो लिंक के थ्रू, तो जो ताकतें नवाज शरीफ बन सकती हैं वो नवाज शरीफ को इंसाफ की बरामद कैसे करने देंगी। और दूसरी बात, आप महंगाई की बात करते हैं, आवाम का दर्द में तो आप लोग हैं। आवाम मुझे सईदा साहबा जी आवाज नहीं आ रही जी अब आवाज नहीं आ रही है। अभी जहाँ पे मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, एक टाइम हुआ है जी नाज़रीन शॉर्ट ब्रेक का। स्टेट इन विद सिटी न्यूज़। Lexus King and Queen from the House of Boss। जैसे लोहा एक धातु तो है मगर ये सोना नहीं, इसी तरह हर प्लास्टिक 100% खालिस फर्नीचर ग्रेड मटेरियल नहीं। सिर्फ बॉस प्योरो दे 100% खालिस मयार की जमानत बनाए बॉस रिलैक्सो को 100% रिस्क फ्री। बॉस रिलैक्सो के रंग इंतहाई खुशनुमा, दिलकश और जाज़बे नजर। बॉस रिलैक्सो दे साथ 20 साल और पड़े सिर्फ 81 रुपए में फी साल। तो धोखे से बचिए, क्योंकि सिर्फ बॉस प्योरो है पहचान स्ट्रॉन्गेस्ट रिलैक्सो चेयर की। फ्रॉम द हाउस ऑफ बॉस। सिटीजन लग्जरी डिजाइनर कलेक्शन चार्म, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मजबूत प्लास्टिक चेयर्स, प्रेस्टीज 5 kg सॉलिड प्लास्टिक, क्योंकि हम ही सोचते हैं सबसे स्टाइलिश, सिटीजन इनोवेटिव ड्यूरेबल। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी ज़ारा बुखारी साहब, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है अब आपको? तो मैं आपको सुन सकती हूँ। मैं ये बात कर रही थी, महंगाई की बात हो रही थी और आवाम के नहीं, महंगाई से पहले आप बात कर रही थी नवाज शरीफ साहब की कोई स्पीच की। बिल्कुल, मैं ये कह रही थी कि जिस उनके ऊपर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कोई भी ताकत जो है वो इंसाफ की फराहमी नहीं रोक सकती, तो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात साबित हो गई जब नवाज शरीफ साहब को वीडियो लिंक के ऊपर लिया गया और फिर मीडिया को जो है वो उनकी वीडियो लिंक जो है उसकी कवरेज से रोक दिया गया, उस पर पाबंदी लगा दी गई, मीडिया के ऊपर जो है मीडिया को यरगमाल बना दिया गया। और फिर ये जो है ना, ये बात उसकी जो ताकतें नवाज शरीफ की आवाज आवाम तक नहीं, कैसे पहुंचने देंगी। अच्छा ज़ारा साहब, ये वैलिड पॉइंट था कि जी जिस फोरम से चीफ जस्टिस साहब खिताब कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आतर मिनुल्लाह साहब खिताब कर रहे हैं, वहीं पे नवाज शरीफ साहब भी खिताब करें, मतलब जज भी वही है जो नवाज शरीफ का केस सुन रहा है और मुजरिम और जज दोनों एक ही प्लेटफॉर्म से खिताब कर रहे हो। नवाज शरीफ साहब का वीडियो लिंक स्टार्ट किया गया, तब तक तमाम जजेस जो हैं वो उठकर जा चुके थे। उनमें से दो जिनका ताल्लुक बिल्कुल भी नवाज शरीफ के केस से नहीं था, सिर्फ वो मौजूद थे। और दूसरी बात में कि ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म था आसमा जहां
जहांगीर साहिबा की मरहुमा की कॉन्फ्रेंस थी, वो ना तो कोई अदालत थी, ना तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जिसके ऊपर जो है ना वो जजेस या बाकी मुल्जमान या किसी भी ऐसे शख्स का जो है वो फर्ज किया जाता है, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत से ऐसे बुकला, बहुत से ऐसे हमारे लोग मौजूद थे जिनके ऊपर शायद पता नहीं कितनी FIR थी। नहीं, FIR होना और बात है ज़ारा बुखारी साहब, FIR होना और बात है, डिक्लेयर्ड मुजरिम होना वो और बात है। देखिए ना, वो नवाज शरीफ का स्टेटस डिफरेंट है, शहबाज शरीफ का स्टेटस डिफरेंट है। शहबाज शरीफ को सजा नहीं हो चुकी, लेकिन नवाज शरीफ को तो सजा हो चुकी है ना जी, वो तो अभी इस वक्त इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके हुए मफरूर हैं। तो वो आप उनको FIR एक बंदे पे हो चुकी है, वो मुल्जिम होगा, मुजरिम नहीं होगा। तो नवाज शरीफ का स्टेटस तो मुल्जिम का नहीं है, वो तो मुजरिम का स्टेटस है। कोई राहत के अंधेरे में भागकर नहीं गए थे लंदन, वो इस हुकूमत की मर्जी से गए थे, वो इलाज करवाने गए थे, जिसपे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो खुद एतराफ करती हैं इस बात का। नहीं ज़ारा साहबा, वो इलाज करवाने के लिए कितने हफ्ते के लिए गए थे? जितने हफ्ते के लिए वो गए थे उसके बाद वो वापस आ जाते। जी एक इसमें मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जी, टाइम हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। स्टेट न्यूज़ सिटी न्यूज़ जी। Comfortable. Pakistan, brace yourself for the legendary and world-renowned Domino's Chicken Kickers. 8 pieces of oven-baked, spicy, boneless chicken breast, served with a dip of your choice. To experience the ultimate pizza sidekick, place your orders now. Great times begin with Domino's. अच्छी वॉशिंग मशीन खरीदना एक मुश्किल काम, मगर GFC फैंस ने किया ये काम आसान और लाए GFC वॉशिंग मशीन। इसमें लगी ताकतवर मोटर जो बनी इलेक्ट्रिकल स्टील शीट और 100% कॉपर वायर से, इसीलिए चले पूरी ताकत से और बिजली भी बचाए। बड़े टब की वजह से ज्यादा कपड़ों की करे जम के धुलाई, इधर उधर की छोड़े, सिर्फ GFC वॉशिंग मशीन लाए। GFC होम अप्लायंसेज, हम करते हैं साथ चलने का वादा। गर्मी के मौसम में चाहिए तेज हवा तो लाएं GFC DC इन्वर्टर फैंस की इको वोल्ट सीरीज, जो जदीद तरीन PCB किट के साथ UPS, सोलर पैनल और बैटरी पर चले लंबे अरसे तक और कम वोल्टेज पर भी दे तेज रफ्तार हवा। किट और पंखे की बार बार तब्दीली से जान छुड़वाएं। GFC का इन्वर्टर फैन ही लगाएं। GFC फैन, बेहतरीन पे यकीन। अपना घर ही अपनी शान है, अपने घर आते ही जैसे सब आसान है, और हम बनाएंगे आपके घर का ख्वाब और भी आसान। न्यू सखर सिटी की बेमिसाल कामयाबी के बाद अब एक कदम और आगे, अल गफूर रेजिडेंसी सखर, एक बेहतरीन रिहायशी हाउसिंग स्कीम ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से पहले, मेन शिकारपुर रोड की सबसे प्राइम लोकेशन पर वाक़े, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, जैसे खूबसूरत पार्क, मार्केट, जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी ज़ारा बुखारी साहबा, जी जी ये आप कंटिन्यू करें जी। आप कह रही थी कि जी महंगाई का। जी जी बिल्कुल, महंगाई के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये वो हुकूमत है कि जिसके जो जब इमरान खान इक़्तिदार में आए, जिसके काम को बड़े बड़े जो है वो सारे लाभ लाते रहे, अब वक्त आ गया है कि अवाम इस अंडे मुर्गियों का सूप बनाने को तैयार बैठी है। डॉलर जो है, रुपया जो है वो इमरान और खुद सोजी पर मजबूर हो गए हैं। ये हालात है और फिर ये निकल रहे, फिर ये कहते हैं कि जी बताए तो सही ऑपोजिशन को। और ठीक है, ठीक हो गया जी। मैं अब्दुल कदीर साहब, आप अभी PTM का हिस्सा बनने जा रहे हैं?
सर पहले तो मैं एक दो पॉइंट बड़े अहम है। जी जरूर। जी तो देखिए, अगर हम देखेंगे ना इस हुकूमत की ओवरऑल कारकर्दगी को, अगर हम 3 साल का जायजा लेंगे तो इस 3 साल के अरसे के अंदर जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है उसने जो, या इमरान खान साहब ने जो इस वक्त मौजूदा वजीर आज़म है हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने जो उस वक्त जो कंटेनर पर खड़े होकर और बड़े बड़े जलसों में जो ऐलानात किए थे, आज 3 साल का अरसा पूरा गुजर गया है, चौथा साल इनका लग चुका है और अभी भी ये कहते हैं, राणा साहब की आवाज आ रही थी कि जी वो अभी हम महंगाई कम करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें महंगाई अब वक्त नहीं है इनके पास। अभी अगला साल इलेक्शन का काम शुरू हो जाएगा, इलेक्शन अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे और वहाँ वर्किंग होगी। तो अभी जो 3 साल 4 साल में जो इस कौम के साथ, इस आवाम के साथ इन्होंने जो एक सौतेली माँ जैसा सलूक किया, और अगर ये होता क्या है कि हर बात पिछली हुकूमत पे डाल दी जाती है। आज मौजूदा हालात में ये बात वाज़े तौर पर सामने आ रही है कि आज पाकिस्तान की आवाम ओवरऑल, चाहे वो पंजाब से ताल्लुक हो, चाहे सिंध से ताल्लुक हो, या बलूचिस्तान से या KPK से ताल्लुक हो, तो आज का पाकिस्तानी एक बच्चे से लेकर बूढ़ा तक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को याद करता है, नवाज शरीफ की हुकूमत को याद करता है, इसलिए कि उस जमाने में वो लोगों को इतना रिलीफ था कि लोग मुतमईन थे। आज जिस तरीके की खुदकशियां, खुदसूजियां और लोग जो है, और आए दिन उन पर जो महंगाई के बम, एटम बम गिरा दिए जाते हैं, लोग आज महंगाई और बेरोजगारी, ये आज जो इस वफाकी हुकूमत जो आज जो PDM के जो रास्ते चुने जा रहे हैं, ये जो आज 11 जमातों की बात की जाती है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना भरपूर किरदार अदा किया महंगाई के खिलाफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ और इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भरपूर मुजाहरे किए, और उसमें हजारों लाखों की तादाद में लोग शरीक हुए, और जिससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान की आवाम इस हुकूमत के खिलाफ है और पाकिस्तान की आवाम अब इस हुकूमत को मजीद टाइम देना नहीं चाहती। और ये जो बात की जाती है, अभी जैसे कहा गया हमारे दोस्त राणा साहब ने कि जी ये इक्तदार के लिए, भाई इक्तदार में तो आप लोग भी बैठे हैं, इक्तदार में तो 3 साल से मजे आप लोग ले रहे हैं, एयर कंडीशन कमरों में तो आप लोग बैठे हैं। आवाम के लिए आज तक इस हुकूमत ने क्या वो रिलीफ दिया कि जो, या कोई कौन से ऐसे पैकेजेस दिए कि जिससे आवाम महंगाई के इस सैलाब से, इस मुश्किल से, इस परेशानी से निकले। बेरोजगारी का आलम यह है कि लोग इतना बेरोजगार हैं कि उनके घर गुजारा करना मुश्किल है। लोग जो ना खुदकुशियां, खुदसूजियां कर रहे हैं। कोरोना को इस्तेमाल किया जाता है कि जी कोविड हो गया, कोरोना हो गया, तो कोरोना की वजह से जी महंगाई इंटरनेशनल लेवल पे तो फिर बहुत सारे लोगों को जो पैकेजेस दिए जाते हैं, जो लोगों को रिलीफ दिए जाते हैं, तो पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है। मौजूदा हुकूमत जो जिसकी ये जिम्मेदारी है, बुनियादी तौर पर आईन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का पाबंद करता है कि एक आम शहरी को पाकिस्तानी हुकूमत ने जो उसका राइट है, जो उसके हुकूक है, जो ह्यूमन राइट्स है, वो उसको पूरे करने, और उसके साथ साथ महंगाई के साथ साथ अब पीडीएम यकीनी बात है कि जब PDM में जो जमातें शामिल हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी PDM का हिस्सा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM से अलग होकर या उससे अलग रहते हुए भी पूरे पाकिस्तान में इस हुकूमत के खिलाफ भरपूर तरीके के मुजाहरे कर रही है, भरपूर तरीके की मुहिम चला रही है। और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पूरी उनकी टीम, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान की आवाम, एक एक शहरी इस हुकूमत के खिलाफ भरपूर तरीके का किरदार अदा करने को तैयार है। और पूरी कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह ताला जितना जल्द हो सकता है इस हुकूमत को उसके घर भेजा जाए। ठीक है, वजीर आजम को वजीर आजम हाउस से निकाल कर उसको घर भेजा जाए। अच्छा अब्दुल कदीर साहब, आपने 2 पॉइंट्स किए जी। आपने कहा कि जी ये महंगाई और बेरोजगारी है, ये हुकूमत बिल्कुल इसमें नाकाम हो गई है। जो वादे किए थे वो सारे के सारे नाकाम हुए, कोई काम नहीं किया, ना महंगाई ना बेरोजगारी। अब्दुल कदीर साहब, 2008 से 2013 तक पीपल पार्टी की हुकूमत थी, सिंध में और फेडरल में भी थे आप लोग। 2013 से 2018 तक आप सिंध में हुकूमत में थे।
अभी 2018 से 2021 तक फिर आप अभी हुकूमत में हैं, तो ये 13-14 साल मुसलसल आप सिंध में हुकूमत कर रहे हैं। तो सिंध की हुकूमत में महंगाई ख़त्म हो जानी चाहिए थी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जानी चाहिए थी, सिंध का जो डाटा है वो इतना कमाल हो जाना चाहिए था कि जी लोग दूसरे सूबों वाले आपके मॉडल को एक्सेप्ट करते। तो देखिए 2008 से 2013 तक वफाकी गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, सिंध की भी आपकी गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक हो गया तो जी। उस वक्त उस जमाने में उस वक्त पाकिस्तान की आवाम बड़ी नहीं, स्पेसिफिकली सिंध तक, स्पेसिफिकली सिंध की बात करें ना जी। वफाकी ना सर, वफाकी गवर्नमेंट जब हमारी वफाकी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त पाकिस्तान में जितनी सहूलत पाकिस्तानी आवाम को, महंगाई कंट्रोल, डॉलर अपने लेवल पे, और इतने मामला, इतने अच्छे मामला थे कि लोग आज इस पीटीआई की हुकूमत में लोग उस पीपल्स पार्टी की हुकूमत को याद करते हैं। अब्दुल कादिर साहब इसाक डार साहब की जब वजीर खजाना थे 2013 के बाद, उन्होंने जितने भी स्टेप्स लिए, उन्होंने करोड़ों डॉलर जो है ना जी वो इसमें मार्केट में फेंक दिए ताकि डॉलर की प्राइस स्टेबल रहे। उन्होंने बिजली के सारे किए, उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितने भी लॉसेस थे वो उन्होंने डिक्लेयर किए कि ये भी पार्टी की हुकूमत है, इसने सारा गंद मचाया हुआ था, तो हमें तो 2-3 साल लगेंगे पीपल्स पार्टी के गंद को साफ करते हुए। ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं सारी इसाक डार की। सर देखिए बात ये है कि हमने तो ये देखा है कि जब जो गवर्नमेंट जब अपना टाइम पीरियड पूरा करती है और जो नई गवर्नमेंट आती है तो उसने आकर यही कहना होता है, जिसकी मिसाल पीटीआई की हुकूमत देख लीजिए। आज 3 साल पूरे हो गए, 3 साल, चौथा साल उन्होंने आगे जाना है, तो आज तक वो पूरे 3 साल के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग पर इल्जामात के अलावा कुछ नहीं। अब्दुल कदीर साहब वो जो डाटा देते हैं उस डाटा को भी आप लोगों के बंदे पार्लियामेंट में तो डिफेंड ही नहीं करते ना जी। वो कहते हैं कि ट्रेड डेफिसिट था 20 अरब डॉलर का, हमने वो माइनस कर दिया। वो कहते हैं कि जी बिजली के जितने भी महंगे मुआहदे किए गए 2008 के बाद 2018 तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सारे महंगे मुआहदे किए बिजली के, जिसकी वजह से हमें प्राइसेस अभी बढ़ानी पड़ रही हैं। तो उस डाटा को आप या तो गलत कहें ना, आपकी पार्टी बैठी हुई है ना। पार्टी बिल्कुल 100%। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब भी हुकूमत आई उसने आवाम को रिलीफ दिया, आवाम की जो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 100%, 50% इजाफा किया, नौकरियां दी, और उसके साथ साथ अच्छा गवर्नमेंट का तो ये तरीकाकार रहा है कि देखिए अभी पीटीआई की हुकूमत आई है, 3 साल से पीटीआई की गवर्नमेंट बाशमूल वजीर आजम के वो एक ही बात की जाती है कि पिछली गवर्नमेंट ने बिजली महंगी कर दी, पिछली गवर्नमेंट ने महंगाई कर दी, पिछली गवर्नमेंट ने डॉलर को बढ़ा दिया, पिछली गवर्नमेंट, यानी टोटल आज 3 साल का अरसा गुजर गया। 3 साल के अरसे के अंदर मुझे ये बताइए कि आज की मौजूदा गवर्नमेंट ने आवाम को क्या रिलीफ दिया। अब्दुल कादिर साहब आप देखें 2018 में या 2013 में आप पीआईए की हालत देख लें, 2013 में क्या थी, स्टील मिल की हालत क्या थी, रेलवे की हालत क्या थी, वापडा की हालत क्या थी, पुलिस की हालत क्या थी। 5 डिपार्टमेंट आप 2013 में उठा लें, 2018 में उठा लें, पीआईए की हालत क्या थी, रेलवे की क्या थी, स्टील मिल की क्या थी, पुलिस की क्या थी। तो 5 आप डिपार्टमेंट और ज्यादा दूर नहीं जाते हम, यही 5 डिपार्टमेंट आप उठा लें, इनमें अब 2013 में क्या कंडीशन थी, 2018 में क्या कंडीशन थी, अब 2021 में क्या कंडीशन है। पीटीवी की कंडीशन देख लें, पीआईए की देख लें। 2018 से और 2021 3 साल के अरसे के अंदर आज तक जो डिपार्टमेंट्स आप बता रहे हैं वो उन डिपार्टमेंट्स में आज रेलवे को उठाकर देख ले सर, नुकसान नहीं, आपके दौर में प्रॉफिट में तो नहीं थी ना जी, इदारे तो आप लोगों ने खराब करके दिए हैं। अभी आप उनको कहते हैं कि जी वो 10 साल में आपने ठीक नहीं किया, कराची सर्कुलर जो रेलवे ट्रैक था वो नहीं हुआ, इमारतें आप देख लें तजावजात बनी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट को जाके वो तजावजात गिरानी पड़ रही हैं। आप लोगों की हुकूमत 10 साल में क्या कर रही थी वहां पे कि जी एक माफिया उठा, उसने प्लाजा बनाया, खरीदा, बेचा, 10 साल 20 साल के बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट जाके उसको उस प्लाजे को गिला रही है।
तो देखिए ये तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में बनी काला की भी मिसाल ले लीजिए। चले मेरा प्रोग्राम का वक्त अब्दुल कदीर अब खत्म हो रहा है। मैं अभी राणा साहब से क्विकली रेगुलर हुआ है। जी हाँ, मैं रेगुलर हुआ, वो भी ऐसे उसमें वो वो किया हुआ था। तो ऐसे तो बहुत सारी मिसालें मिलेंगी सर। ठीक है, नहीं वो आप कह रहे थे कि आपका टेन्योर बेहतर था, बेहतर टेन्योर में कब्जा माफिया ये काम कर रहा था। आज अगर सर्वे किया जाएगा तो उस सर्वे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बेहतर आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आवाम खुश थे, आवाम को रोजगार था, आवाम को बेरोजगारी नहीं थी, आवाम को रोजगार मिल रहा था। अब्दुल कादिर साहब, इदारे चाहे तबाह हो जाए, पीआईए तबाह हो जाए, आवाम को रोजगार मिलेगा, बंदे भर्ती कर देंगे आप, पीआई स्टील मिल तबाह हो जाए। मैं जरा क्विकली राणा साहब से 2 मिनट, आखिरी 2 मिनट हैं जी। मैं राणा साहब ये महंगाई और बेरोजगारी की मुलाकात तो सर नहीं है, लेकिन ये अच्छे और सच्चे इंसान लगते हैं मुझे। इन्होंने खुद ही कह दिया कि 3 साल अपोजिशन में यही कहना होता है इन्होंने कुछ नहीं किया, ये एग्री कर गए हैं। ये महंगाई जरूर है इंशाल्लाह ताला। प्रोग्राम 50 प्रोग्राम गवर्नमेंट ने दिया, सेहत कार्ड दिए। इस हुकूमत के बाद जब अपोजिशन में आप होंगे तो आपने भी यही कहना है। चले मैं आपको तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं जी। राना मसूद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जी। अब्दुल कदीर नागर साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी से आपका बहुत शुक्रिया जी। सैयदा ज़ारा बुखारी साहबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। मोहतरम तरीन को इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।